Okay, now this is our next unit. This is unit number 2, chapter number 4. Okay, and the chapter is Introduction to General Insurance and Health Insurance. So from now, unit number 3, 4, unit number 2, unit number 3, unit number 4, whatever we will study about general insurance, because life insurance is done. Okay, in life insurance, in module 1 we had a whole thing related to life insurance, and we had 3 chapters in life insurance: introduction of life insurance, introduction of life insurance plans, and third chapter was uh, non-traditional life insurance plans, in which we had done 2 types of non-traditional life insurance plans. One is variable and other one was, tell me, other one was Non-variable. variable was the first one. Which one was the second one? Non-variable. यूलिप नॉन वेरिएबल नहीं बोलते हैं उसको, यूलिप बोलते हैं. वेरी गुड. नॉन वेरिएबल नहीं बोलते हैं, वेरिएबल. एक होता है वेरिएबल लाइफ इंश्योरेंस प्लान, एक होता है यूलिप, मतलब यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान. उसको हम नॉन वेरिएबल नहीं बोल सकते. ठीक है, तो अभी हमारा नेक्स्ट यूनिट है जनरल इंश्योरेंस के बारे में. तो पहले हम पढ़ेंगे जनरल इंश्योरेंस क्या होता है, उसके बाद हम हेल्थ इंश्योरेंस इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. ओके, ना जो भी लाइफ इंश्योरेंस नहीं होता है, मतलब अदर देन लाइफ इंश्योरेंस, एवरी कैटेगरी इज जनरल इंश्योरेंस. एवरी अदर कैटेगरी इज जनरल इंश्योरेंस. देखो, इंश्योरेंस अदर देन लाइफ इंश्योरेंस फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ जनरल इंश्योरेंस. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन लाइफ इंश्योरेंस. इसको हम दूसरे नाम से क्या बोलते हैं, नॉन लाइफ. नॉन लाइफ मतलब ये लाइफ से जुड़ा हुआ नहीं होता, ये प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ रहेगा, ये आपकी एसेट्स से जुड़ा हुआ होगा, ये आपके हेल्थ से जुड़ा हुआ होगा. ठीक है, तो इसमें आप फायर इंश्योरेंस ले सकते हो, इसमें आप अपनी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस ले सकते हो. कुछ चोरी ना हो जाए, जैसे ज्वेलरी चोरी नहीं. मोटर इंश्योरेंस. हाँ, उसके लिए हम थेफ्ट इंश्योरेंस ले सकते हैं, एक्सीडेंट इंश्योरेंस लेते हैं हम, हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस ले सकते हैं. इन सारे इंश्योरेंस के टाइप्स को क्या बोलते हैं, जनरल इंश्योरेंस. ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज क्लासिफाइड इनटू फायर, मेराइन एंड मिसलेनियस इंश्योरेंस. हमारे इंडिया में, इन इंडिया इट इज क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस: फायर, मेराइन एंड मिसलेनियस. अभी मिसलेनियस में हेल्थ इंश्योरेंस होता है, होम इंश्योरेंस होता है ना, ट्रैवलिंग इंश्योरेंस होता है. समझ आ रहा है आपको? यस मैम. ये हमारे सारे जनरल इंश्योरेंस के टाइप्स होते हैं. इनको हम रिन्यू भी करवा सकते हैं, इनका एक एक्सपायरी पीरियड होता है. जनरली ये 1 ईयर तक होता है, और फिर हम इन्हें रिन्यू भी कर सकते हैं. देखो लिखा हुआ है, इंश्योरेंस बीइंग अ कॉन्ट्रैक्ट. अब ये तो पता है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है, विच रिक्वायर्स द ऑफर एंड एक्सेप्टेंस एज इट्स मेन एसेंशियल्स. मतलब ऑफर एंड एक्सेप्टेंस दोनों होना चाहिए. ऑफर मतलब कंपनी जो आपको ऑफर दे रही है, और क्लाइंट एक्सेप्ट करता है उसको कि हाँ मैंने ये ऑफर एक्सेप्ट किया. इन जनरल इंश्योरेंस द प्रपोजल फॉर्म, जो फॉर्म होता है ना, प्रपोजल फॉर्म जो आप भर के देते, प्रिंटेड फॉर्म होता है, फॉर रिस्पेक्टिव क्लास ऑफ इंश्योरेंस इज टू बी सबमिटेड बाय द इंश्योरर टू द इंश्योरेंस कंपनी. मतलब इट इज बाय द इंश्योर्ड होना चाहिए, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है. इट शुड बी सबमिटेड बाय द इंश्योर्ड, मतलब क्लाइंट को सबमिट करना चाहिए इंश्योरेंस कंपनी के पास. समझ में आया? अगर आप अपने घर का इंश्योरेंस ले रहे हैं, तो घर के इंश्योरेंस का प्रपोजल फॉर्म आपको भर के देना पड़ेगा और सबमिट करना पड़ेगा. किसको? आपको. आपको मतलब आप इंश्योर्ड, ये इंश्योर्ड होना चाहिए. टू बी सबमिटेड बाय द इंश्योर्ड टू द कंपनी. ठीक है. However, in the case of marine cargo insurance, जो मेराइन का इंश्योरेंस होता है ना, कार्गो इंश्योरेंस, शिप्स और बड़े बड़े कार्गोज होते हैं, उसका इंश्योरेंस, इट में वेरी, ये चेंज हो सकता है. इस केस में अलग अलग
प्रपोजल फॉर्म्स आपको सबमिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक ही फॉर्म आपने जो भी ले लिया मेराइन इंश्योरेंस में, उसका एक ही फॉर्म भी हो सकता है। इसमें अलग अलग रिस्पेक्टिव फॉर्म्स नहीं होंगे, मतलब अलग अलग फॉर्म्स नहीं होते हैं। घर जैसे घर का अलग होता है और थेफ्ट इंश्योरेंस अलग होता है, कार के इंश्योरेंस का पेपर अलग होता है, फॉर्म अलग होता है। मेराइन इंश्योरेंस में ऐसा नहीं होता है। मेराइन इंश्योरेंस में आपका एक ही फॉर्म होता है। Most general insurance covers are annual contract. जनरली अगर आप देखोगे ना तो जनरल लाइफ इंश्योरेंस कैसे होता है 20 years 40 years, लेकिन जनरल इंश्योरेंस जनरली क्या होता है, उसका जनरली जो कवर पीरियड होता है ना वो एनुअली होता है, एक एक साल का होता है। तो कोई भी आप पॉलिसी खरीदते हो ना तो एक्सपायर हो जाती है एक साल में, तो क्या आप उसे रिन्यू करा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हैं। देखो, however hence the insurance policy generally expire at the end of 1 year. मतलब वन ईयर में वो एक्सपायर हो जाती है पॉलिसी, तो आपको उसको रिन्यू कराना पड़ता है। मस्ट बी रिन्यूड इमीडिएटली इफ द इंश्योरर वांट्स टू एक्सटेंड द पॉलिसी फॉर द नेक्स्ट ईयर। अगर आपको चाहिए कि ये पॉलिसी और लंबी चले, मुझे और भी कुछ सालों के लिए पॉलिसी खरीदनी है, तो एवरी ईयर इसको आप रिन्यू करवा सकते हो। इतना क्लियर हुआ सबका? जनरल इंश्योरेंस क्या होता है, क्लियर है? यस यस मैम। मैम। अब देखो इम्पोर्टेंस, मतलब जनरल इंश्योरेंस हमें क्यों कराते हैं, उसका इम्पोर्टेंस क्या है? सबसे पहले तो मॉनेटरी प्रोटेक्शन मिलता है। अगर समझो फायर इंश्योरेंस कराया है मैंने और मेरी कार को आग लग गई, फायर हो गया, तो उससे जो नुकसान हुआ वो कंपनी मुझे डैमेज भर के देती है। सो दैट इज मॉनेटरी प्रोटेक्शन, मतलब पैसा भर के मिलता है ना, सो इट इज मॉनेटरी प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क, जो मेरा रिस्क हो गया, जो मुझे टेंशन था, वरी था, फियर था, डर था कि मेरा बिजनेस में रिस्क हो जाएगा, तो मैं एंटर ही नहीं कर रही थी बिजनेस में। कार खरीदने का रिस्क था कि अगर डैमेज हो गई तो, अगर चोरी हो गई तो ये जो डर की वजह से हम लोग रिस्क नहीं लेते हैं ना, वो रिस्क को प्रोटेक्ट करता है। मतलब हमको बोलता है आप रिस्क लीजिए, हम आपके पीछे बैठे हैं। ठीक है, कंपनी ऐसा बोलती है। सो दे आर रेडी टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिफरेंट रिस्क सिचुएशंस। ठीक है। थर्ड, रिटेंशन ऑफ इंडिविजुअल्स एक्सीडेंट्स एंड लॉसेस, मतलब जब किसी ह्यूमन बीइंग का, किसी इंडिविजुअल का एक्सीडेंट हो जाए, लॉस हो जाए, कुछ नुकसान हो जाए, मेडिकल ट्रीटमेंट करवानी पड़े, तो उसके लिए भी आपको रिटेंशन, मतलब वो भी लॉस हम ले सकते हैं। कंपनी कहती है वो भी लॉस हम लेंगे। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंस है किसका, जनरल इंश्योरेंस का। इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स, आपको पता होगा कि जनरल इंश्योरेंस कंपनी को गवर्नमेंट कंपल्सरी करती है क्या, कि जो भी लोगों का प्रीमियम आता है ना, तो कुछ प्रीमियम का कुछ हिस्सा, प्रीमियम का कुछ हिस्सा कंपनीज को इंश्योरेंस कंपनीज को इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए डालना ही पड़ता है, कंपल्सरी। कंपल्सरी, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रोड्स, हाईवेज, ब्रिजेस, फ्लाईओवर, पूल। वो देखा है आपने, ब्रिज के ऊपर पूल बनी होती है जहाँ से हम क्रॉस करते हैं। यस मैम। हाँ, सी लिंक बना हुआ है, अभी आपने देखा होगा, ब्रिजेस बने हुए हैं, फ्लाईओवर्स बने हुए हैं, रास्तों के ऊपर से फ्लाईओवर निकल के बनता है शॉर्टकट रास्ता निकालने के लिए, या हाईवे बनाना होता है तो एक्सप्रेस हाईवे, जैसे आपने देखा होगा अपना ये मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे। तो एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स मतलब एयरपोर्ट्स, या फिर रेलवेज, रोड्स, ये सब बनाने हैं ना, ये सब चीज़ें बनाने के लिए पैसा चाहिए। तो कंपनी क्या करती है, इंश्योरेंस कंपनी गवर्नमेंट को कुछ, मतलब जो प्रीमियम जमा करती है लोगों से, पहले तो इंश्योरेंस कंपनी ने लोगों से प्रीमियम जमा किया, अब वो करोड़ों में जो कंपनी के पास प्रीमियम आता है ना, उसका कुछ हिस्सा कंपनी को कंपल्सरीली गवर्नमेंट के पास इन्वेस्ट करना पड़ता है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। आया समझ में? तो हमारी कंट्री का डेवलपमेंट होता है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है। ठीक है, ये भी एक एडवांटेज है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसकी। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ कैपिटल, आपका कैपिटल प्रोटेक्ट होता है। मतलब जब आप इंश्योरेंस कंपनी के पास अपना पैसा लगाते हो, कोई भी आप अपना प्रीमियम भरने जाते हो, तो वो जो आपका पैसा है ना, वो प्रोटेक्ट कर रहा है आपकी एसेट्स को, आपके लाइफ को, आपके आपके प्रॉपर्टीज को, आपकी ज्वेलरी को प्रोटेक्ट कर रहा है। कल को ज्वेलरी चोरी हो गई तो
ज्वेलरी तो गई लेकिन पैसा नहीं जाएगा, कैपिटल आपका मेंटेन रहेगा, आपकी वेल्थ मेंटेन रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? कोलेटरल मतलब गिरवी, गिरवी रखना। सिक्योरिटी मतलब अगर आपने बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को लोन दिया है, लोन, lend money to the industrial and commercial undertaking only on the basis of collateral security of the insurance। मतलब इंश्योरेंस कंपनी अगर किसी को लोन देती भी है ना, तो ऐसे ही लोन नहीं दे देती, कोलेटरल सिक्योरिटी पे लोन देती है। मतलब उनसे पहले कुछ गिरवी लेती है, उनकी एसेट्स, उनके कार, उनके हाउस प्रॉपर्टीज, उनकी फैक्ट्रीज उन अपने पास ले लेती है, और जब तक वो पूरा पैसा लोन का चुका नहीं देते हैं तब तक वो एसेट कंपनी अपने पास ही रखती है। आया समझ में? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके। नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी एंड सेविंग नेशनल वेल्थ। देखो प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है ना, सही भी बात है, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। अब पहले मुझे डर था कि मैं बिजनेस ओपन करूं कि नहीं करूं, अगर नुकसान हो गया तो मैंने बिजनेस का इंश्योरेंस करा दिया। तो रिस्क किसने ले लिया? कंपनी ने ले लिया। तो क्योंकि मुझे पता है मेरे पीछे बैक में सपोर्ट है, मुझे कंपनी ने रिस्क ले लिया, तो मैंने बिजनेस ओपन किया ना। अब बिजनेस ओपन किया तो प्रोडक्शन बढ़ी। अभी एक बिजनेस मैंने ओपन किया, एक किसी और ने, किसी और ने, ऐसे करके कंट्री में प्रोडक्शन बढ़ेगी गुड्स की। जितनी गुड्स की प्रोडक्शन बढ़ेगी उतनी सेल्स बढ़ेंगी। कंट्री की बात कर रही हूँ, एक एक बिजनेस करके बढ़ेगा। तो कंट्री लेवल पे देखूँ तो कंट्री में ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस होंगे, ज्यादा सेल्स होगी, ज्यादा एक्सपोर्ट होगा, ज्यादा फॉरेन रिजर्व्स आएंगे। आ रहा है समझ में? तो इकोनॉमी डेवलप करेगी ना। आ रहा है समझ में? तो जो पावर्टी लाइन थी वो भी तो कम होगी, जो बेरोजगारी थी वो भी कम होगी, क्योंकि मैंने बिजनेस ओपन किया तो मुझे 4 लोग भी तो चाहिए, एम्प्लॉयमेंट, लेबरर्स, एम्प्लॉयज। मुझे भी तो 4 लोग चाहिए, तो जो अनएम्प्लॉयड थे वो भी एम्प्लॉयड हो जाएंगे, पावर्टी जो थी वो कम हो जाएगी। तो बोलने का मतलब, अगर इंश्योरेंस आपने, अगर इंश्योरेंस है ना, इंश्योरेंस कंपनीज आपको प्रोटेक्शन देती है, सेफ्टी देती है, उस वजह से आपका उस वजह से कैपिटल फॉर्मेशन होता है। मतलब जिनके पास कैपिटल नहीं है, अब कंपनी भी क्या करती है, प्रीमियम अपने पास नहीं रखती है। जैसे मैंने बताया, थोड़ा सा पैसा लगा देती है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए, गवर्नमेंट के पास दे देती है। थोड़ा सा प्रीमियम वो लोग लोगों को लोन देते हैं। कौन से लोगों को? जिनको नीड होती है, जिनको एजुकेशन करने के लिए पैसा नहीं है, वो एजुकेशनल लोन ले लेते हैं। कौन सी कंपनी से? बैंक से, इंश्योरेंस कंपनी से। तो ये लोगों का पैसा ही है, प्रीमियम्स ही हैं, जो आगे चल के इंश्योरेंस कंपनी आगे रोटेट करती है। कैपिटल फॉर्मेशन होता है। कैपिटल फॉर्मेशन मतलब आपसे प्रीमियम के नाम से लिया जाता है, और जहां जहां नीड है ये पैसा वहां पहुंचाया जाता है। जैसे बिजनेसमैन को फंड्स की नीड है, पैसा है, पैसा ही नहीं है उसके पास, लेबरर भी है, मशीन्स भी हैं, और सॉरी, लेबरर्स भी हैं, उनके पास स्किल्स भी हैं कि कैसे मुझे प्रोडक्ट बनाना है, लेकिन पैसा नहीं है मशीन्स खरीदने के लिए। तो जो पैसा है वो लोन के फॉर्म में ले सकता है ना बिजनेसमैन इंश्योरेंस कंपनी से। तो जहां जिसके पास एक्स्ट्रा था उनसे आपने प्रीमियम के फॉर्म में ले लिया, और जहां नीड थी, पैसे, फंड शॉर्टेज में थे, वहां आपने पैसे लगा दिए। तो उसने बिजनेस ओपन किया, बिजनेस ओपन करके प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन करके सेल्स किया, सेल्स करके प्रॉफिट बढ़ा। एक एक का प्रॉफिट, एक एक बिजनेसमैन का प्रॉफिट बढ़ेगा, मतलब इकोनॉमी डेवलप होगी, नेशनल वेल्थ बढ़ेगा, नेशनल इनकम बढ़ेगी। समझ आ रहा है कि नहीं? समझ Yes, रहे हैं मैम। ma'am. तो वहां, Yes, यस ma'am. मैम। यस, तो हम वही पॉइंट तो पढ़ रहे हैं, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी एंड सेविंग नेशनल वेल्थ। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एड्स फॉरेन ट्रेड। मतलब एड्स मतलब हेल्प्स, यहाँ पे एड्स का मतलब है हेल्प्स, हेल्प्स इन फॉरेन ट्रेड। मतलब फॉरेन ट्रेड करने में भी इंश्योरेंस बहुत मददगार होता है। कैसे? अगर आपको एक एक आपका, आपकी कंपनी का काम है एक्सपोर्ट इंपोर्ट, अब बाहर की कोई कंपनी आ रही है, यूएस की, यूके की, ऑस्ट्रेलिया की, और आपको बोलती है मुझे आपके गुड्स खरीदने हैं लेकिन पेमेंट मैं धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट्स में दूंगी, तो क्या आप उनको नहीं बेचोगे? ये सोच कर कि रिस्क इन्वॉल्व है, इतना बड़ा रिस्क कैसे लूँ मैं, बाहर की न्यू कंपनी है, मैं तो जानती भी नहीं हूँ कंपनी को, तो मैं गुड्स कैसे बेचूं, कल को उन्होंने मुझे इंस्टॉलमेंट्स टाइम पे नहीं दिए तो। सो ये रिस्क है, इस रिस्क की जिम्मेदारी इंश्योरेंस कंपनी लेती है। नाउ इंश्योरेंस कंपनी सेज यू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो कंपनी क्या करती है, दोनों बैंक से साइन करवा के लेती है, एक इंपोर्टर के बैंक से, एक एक्सपोर्टर के बैंक से, कि कुछ भी नुकसान होगा तो इंपोर्टर की बैंक पैसा भर के देगी, इंपोर्टर की बैंक, क्योंकि इंपोर्टर को तो पे करना होता है ना।
इंश्योरेंस कंपनी बीच में आती है एंड इट इज वाइबल कि इंश्योरेंस कंपनी आ गई ना तो बस फिर इंश्योरेंस अगर हो गया तो फिर तो कोई लॉस ही नहीं है ना। ठीक है, समझ में आया? ये क्लियर है आपको? इतनी पॉइंट्स क्लियर Yes, हुई? ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट है आपका प्रोटेक्शन। Yes, ma'am. लास्ट पॉइंट है प्रोटेक्शन टू रूरल इकोनॉमी। मतलब रूरल इकोनॉमी को भी डेवलप करने का काम इंश्योरेंस कंपनी लेती है। जैसे स्मॉल फार्मर्स को कैटल लाइव स्टॉक एग्रीकल्चरल क्रॉप बढ़ाने के लिए फार्मर्स को ना नीड होती है फंड्स की, तो उनको भी बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे या फ्री में लोन दे देने का। फ्री में लोन मतलब इंटरेस्ट नहीं चार्ज करने का। समझ में आ रहा है? रूरल इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए इंश्योरेंस कंपनीज बहुत सारे हेल्प करते हैं, बहुत सारे फार्मर्स को हेल्प करते हैं। ठीक है, प्रोटेक्शन देते हैं। कैटल कैटल मतलब जैसे एनिमल रियरिंग होता है ना, जैसे गाय भैंस संभालना वो फार्मर्स को करना पड़ता है। गाय भैंस बकरी ये सब होता है ना, वो उनको संभालने पड़ते हैं, वो फार्मिंग में काम आते हैं, खेती करने में काम आते हैं। सो कैटल रियरिंग मतलब एनिमल रियरिंग, कैटल उसको बोलते हैं। लाइफ स्टॉक मतलब वो ही आपका एनिमल्स, लाइफ स्टॉक मतलब एनिमल्स एंड एग्रीकल्चरल क्रॉप। ठीक है, का इंश्योरेंस होना मतलब अगर क्रॉप जल गया या क्रॉप क्रॉप खराब हो गया या बारिश नहीं हुई तो क्रॉप हुआ ही नहीं, तो उसका भी इंश्योरेंस होता है कि अगर मेरा नुकसान हो गया। तो आपने देखा होगा कितने फार्मर सुसाइड कर देते हैं क्योंकि जस्ट बिकॉज वो बारिश नहीं होती है पूरा क्रॉप उनका खराब हो जाता है, आते ही नहीं है, क्रॉप उगते ही नहीं है, तो उनको ऐसे बैठ जाता है कि अब हम जिएंगे कैसे। सो दे कमिट सुसाइड। आपने सुना होगा बहुत सारे केसेस फार्मर्स Yes, के। ma'am. तो वो ना हो, वो ना करें ऐसा, तो इसीलिए उनके क्रॉप का इंश्योरेंस करवाया जाता है। मतलब ऑलरेडी इंश्योर हो गया, मतलब अगर कुछ नुकसान भी होगा तो इंश्योरेंस कंपनी पैसा भर के देती है। आया समझ में? क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, सो अभी हम नेक्स्ट पॉइंट करते हैं इसेंशियल्स ऑफ जनरल इंश्योरेंस। बस ये करके हम वाइंड अप करेंगे। आज के लिए इतना ही। एक मिनट में देख लूँ सिर्फ जनरल इंश्योरेंस में और क्या क्या है। कैटेगरीज हैं जिसमें मेराइन, फायर, मिसलेनियस है। ओके, और उसके बाद है हिस्ट्री ऑफ, ये हिस्ट्री नहीं करनी होती, हिस्ट्री सिर्फ पढ़ने के लिए होती है। ठीक है, उसके बाद हम सीधा करेंगे स्ट्रक्चर भी इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, ये करवाना पड़ेगा मुझे, रोल ऑफ इंश्योरेंस इन इकोनॉमी। उसके बाद हेल्थ शुरू होगा। ठीक है, तो मतलब अभी जनरल इंश्योरेंस में 3 पॉइंट्स बाकी हैं। ठीक है ना, तो फटाफट से देखते हैं कितना कवर कर सकते हैं हम। एटलीस्ट हम ये कैटेगरीज तक तो कर लें, कैटेगरीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम मतलब अभी क्या करेंगे, कौन सा पॉइंट कर रहे हैं, इसेंशियल्स ऑफ जनरल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। मतलब अगर आपको जनरल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना है, कॉन्ट्रैक्ट में अगर आपको एंटर करना है तो क्या क्या चीजें जरूरी है। इसेंशियल्स का मतलब होता है क्या क्या चीजें लगती हैं आपको, जरूरी होती हैं। एविडेंस, पहली बात तो एविडेंस चाहिए ना, प्रूफ चाहिए। प्रूफ चाहिए कि इंश्योरेंस कंपनी आपका पैसा भर के देगी, और कंपनी को भी तो प्रूफ चाहिए कि आप मतलब आपने मेरे से इंश्योरेंस लिया है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, तो उसके लिए आप भरते हो प्रीमियम। इंश्योर्ड मतलब क्लाइंट pays the premium to the insurance company, that is इंश्योरर मतलब सॉरी, इंश्योरेंस कंपनी मतलब इंश्योरर, एंड इंश्योरर मतलब इंश्योरर भी कुछ आपको देता है क्या, एविडेंस प्रूफ में कुछ देता है क्या? हाँ, कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी डॉक्यूमेंट देता है। उसमें लिखा होता है कि मैंने आपका इतना इतना रिस्क एक्सेप्ट किया, और जब नुकसान होगा तो हम आपको पे करेंगे। ठीक है, सेकंड होता है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, मतलब दोनों बाजू से होना चाहिए ना। देखो, कंपनी आपको ऑफर दे रही है और आप एक्सेप्ट कर रहे हो। द कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड व्हेन, एक कॉन्ट्रैक्ट तभी कंप्लीट होता है जब ऑफर भी होता है, उसमें एक्सेप्टेंस भी होता है। ऑफर कब होगा? जब कंपनी आपको ऑफर देगी, और एक्सेप्टेंस कब होगा? जब हम क्लाइंट एक्सेप्ट करते हैं वो ऑफर को। आपको समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. हाँ, अभी Yes, देखो, ma'am. या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं, हाँ, कि मैंने प्रपोज किया, क्लाइंट हूं मैं, मैंने प्रपोज किया कि मुझे आपकी कंपनी से पॉलिसी खरीदनी है। एक्चुअली इसका ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का यहाँ पे मतलब एक्चुअली क्या होता है कि क्लाइंट जो है ना वो ऑफर देता है,
कि मुझे आपका कंपनी का प्रपोजल खरीदना है, कि मुझे आपकी कंपनी की पॉलिसी खरीदनी है, और कंपनी एक्सेप्ट करती है ऑफर। यहाँ पे ऐसा होता है, ठीक है। देखो, द कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड व्हेन द प्रपोजर, प्रपोजर मतलब क्लाइंट, कस्टमर मेक्स एन ऑफर कि मुझे आपकी कंपनी का पॉलिसी खरीदना है। मतलब मैं प्रपोजल फॉर्म भरती हूँ ना, वो मैं भरती हूँ, वो कस्टमर भरते हैं। तो ऑफर मतलब जब एक कस्टमर कंपनी के सामने ऑफर रखते हैं कि मैंने आपसे ये पॉलिसी खरीदनी है, आपकी कंपनी की पॉलिसी, एंड इंश्योरर मतलब कंपनी एक्सेप्ट्स द ऑफर। कंपनी जब ये ऑफर आपका एक्सेप्ट करती है, तब जाके ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होता है। द इंश्योरेंस कवर नोट इज ट्रीटेड एज एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर। कवर नोट मिलता है ना जब आपको कवर नोट, तब हमको पता चलता है कि अच्छा ये कंपनी ने हमारा ऑफर एक्सेप्ट किया। कवर नोट देती है हमको कंपनी। वो जैसे हमको मेल कैसे मिलता है, आजकल तो मेल में ही मिल जाता है, वैसे तो हमारे घर पे वो कवर नोट आता था पोस्ट से। पुराने टाइम्स में जैसे वो एनवेलप में पैक करके कवर नोट आता था, उसमें आप ओपन करोगे ना तो आपको लिखा हुआ रहेगा उसमें कि कंपनी ने आपका ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, आपकी पॉलिसी शुरू हो गई है, आप फर्स्ट प्रीमियम भर दीजिए, ऐसा लिखा होता था। हर महीने इतना इतना प्रीमियम होगा, ऐसा लिखा होता था। अभी तो खैर सब ऑनलाइन हो गया तो मेल आते हैं, तो कवर नोट तो वैसा कुछ नहीं आता है। बेस्ड ऑन कवर नोट द कस्टमर कैन प्रोसीड टू मेक द क्लेम ऑफ एलिजिबिलिटी, मतलब कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ता है, वो लिखा हुआ। थर्ड होता है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? कंसिडरेशन का मतलब अगर कंपनी ने आपका ऑफर एक्सेप्ट किया तो क्या, तो कंपनी क्या, कंपनी ने बस ऑफर एक्सेप्ट कर लिया तो बात खत्म? नहीं, कंपनी भी तो आपसे कुछ लेगी ना। क्या लेगी? आपका रिस्क ले रही है कंपनी। ऑफर एक्सेप्ट करना मतलब कंपनी आपका रिस्क खुद अपने सर पे ले रही है कि कभी आग लग गई, कभी कभी प्रॉपर्टी कुछ चोरी हो गया, कभी आपकी ज्वेलरी चोरी हो गई, तो क्या? तो कंपनी तो आपका रिस्क ले रही है। ऑफर एक्सेप्ट करना मतलब कंपनी आपका रिस्क ले रही है। जब कंपनी रिस्क लेती तो फ्री में लेती है कि कंसिडरेशन चार्ज करती है? फ्री में लेती है कंपनी के कुछ चार्ज करेगी आपसे? मैम चार्ज करते Yes, प्रीमियम। yes, and that charging of premium is known as consideration. In general insurance contract, the premium paid by insured, मतलब client, to an insurer, मतलब company, is consideration. मैंने वही बोला अभी, जो प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी को मिलता है क्लाइंट से, उसे कंसिडरेशन कहते हैं, ठीक है। और ये कंसिडरेशन के अगेंस्ट में कंपनी आपको इंडेमनिटी प्रॉमिस देती है। इंडेमनिटी प्रॉमिस का मतलब होता है कि आपने मुझे प्रीमियम पे किया टाइम टू टाइम अगर, तो मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि जब नुकसान होगा तब पेमेंट होगा। इंडेमनिटी का मतलब भी यही होता है, जब नुकसान होगा तब पेमेंट होगा। आपको मैंने बताया था ना, लाइफ इंश्योरेंस में कभी भी इंडेमनिटी बॉन्ड यस मैम। नहीं होता है, और जनरल इंश्योरेंस में होता है। तो देखो अभी अभी पता चल गया, इंडेमनिटी प्रॉमिस करती है कंपनी, पर उसके लिए पहले आपसे कंसिडरेशन लेगी। बोलेगी कि हर महीने हर साल बराबर आप प्रीमियम भरोगे तो जाके कंपनी आपको इंडेमनिटी प्रॉमिस करती है। नेक्स्ट, इसका पर्पस क्या होता है? जनरल इंश्योरेंस शुड नॉट बी अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। मतलब पब्लिक पॉलिसी नहीं होती है ये इंडिविजुअल पॉलिसी होती है, एक का प्रॉपर्टी का लॉस, ठीक है। कैपेसिटी, पीपल एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी ऑथोराइज्ड। सबसे पहली तो मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी ऑथोराइज्ड, अथॉरिटी मेरी है, वो मेरा राइट है, वो मेरी प्रॉपर्टी है। आई शुड बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो जो भी लोग एंटर कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट में, वो खुद ओनर होने चाहिए ना। अगर आपका घर है तो आप इंश्योरेंस लोगे ना, आपका पड़ोसी थोड़ी लेगा, आपका नेबर थोड़ी ना लेगा आपके घर का इंश्योरेंस। सो यू आर ऑथराइज्ड, मतलब आप ओनर हैं, आपकी अथॉरिटी है, आपका राइट है कि जब नुकसान होगा तो आपको पैसा मिलेगा, तो आप ओनर हो। सो जो भी एंटर कर रहा है वो मेक श्योर यू आर द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है। एंड कॉम्पिटेंट, मतलब कॉम्पिटेंट हो, वो वाकई में आपकी प्रॉपर्टी उतने की वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है। नहीं तो इंश्योरेंस लेने का मतलब क्या, 2-4 हजार चीज का, 2-4 हजार कोई खर्चा करके कोई आप चीज खरीद के आते हो तो इंश्योरेंस थोड़ी कराते हैं। कॉम्पिटेंट मतलब वैल्यूएबल होना चाहिए टू एंटर इनटू द जनरल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। आया समझ में? यस मैम। एसेंशियल्स पढ़े हमने। यस पहला मैम। तो एविडेंस होना चाहिए, प्रूफ।
ओके, नेक्स्ट होना चाहिए ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, दोनों पार्टीज का होता है ये। कंसिडरेशन, पहले तो प्रीमियम भरेंगे तब जाके आपको इंडेमनिटी प्रॉमिस मिलता है। उसका पर्पस होता है कि पब्लिकली पॉलिसी नहीं है ये, पब्लिकली नहीं है ये। और कैपेसिटी में आप ऑथराइज्ड पर्सन होने चाहिए, कॉम्पिटेंट होने चाहिए। कैटेगरीज देख लो फटाफट, 5 मिनट लगेंगे कैटेगरीज में, फिर हम वाइंड अप करते हैं। कैटेगरीज ऑफ जनरल इंश्योरेंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला मेराइन इंश्योरेंस। मेराइन इंश्योरेंस आपको पता है क्या होता है। मेराइन मतलब जब हम गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ, आई मीन थ्रू वाटरवेज, थ्रू वाटर मतलब थ्रू वाटरवेज मतलब शिप में अपने गुड्स को ट्रांसफर किया एक जगह से दूसरी जगह पे। देखा है ना आपने, शिप्स में गुड्स जाते हैं एक जगह से यस दूसरी मैम। जगह तक। Yes, ma'am. हाँ, कार्गोज मतलब बहुत बड़ी बड़ी शिप्स कार्गोज, ठीक है। क्रूज में भी गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह तक। तो कभी कभी कुछ नुकसान हो गया अगर, देखो कार्गो का मतलब सिर्फ, अभी मैं जब कार्गो बोलूंगी ना, तो कार्गो का मतलब जरूरी नहीं है सिर्फ वाटर ही होता है, उसमें सी के थ्रू भी कार्गो का मतलब होता है जब गुड्स एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहे हैं। इट मे बी बाय सी मतलब वाटरवे, इट मे बी बाय रोड मतलब रोडवे, इट मे बी बाय एयर मतलब एयरप्लेन से आप ट्रांसपोर्ट करते हो गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह, और रेलवे मतलब ट्रेन के जरिए। तो कार्गो का मतलब जरूरी नहीं है, मतलब यहाँ पे कार्गो का मतलब शिप नहीं है। कार्गो इंश्योरेंस का मतलब होता है जब गुड्स को मैं ट्रांसपोर्ट कर रही हूँ एक जगह से दूसरी जगह तक। आ रहा है समझ में? तो कार्गो इंश्योरेंस कब होता है, जब गुड्स को हम ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक बाय सी, बाय रेल, बाय एयर, बाय रोड। अच्छा, एक होता है हल इंश्योरेंस। हल इंश्योरेंस क्या होता है, अगर आपके शिप्स को, आपके वेसल्स मतलब बड़ी बड़ी शिप्स, वेसल्स जो होती है ना, वेसल्स मतलब शिप्स, बड़ी बड़ी शिप्स वेसल्स, फिशिंग बोट्स, अगर उनको कुछ नुकसान हो गया तो, डैमेज हो गया तो, क्योंकि आप वो शिप्स में गुड्स को लोड कर कर लेकर जा रहे थे, अब वो शिप ही डैमेज हो गई, डूब गई, वेसल डूब गई, फिशिंग बोट्स डूब गई, तो क्या, तो आपका इंश्योरेंस होता है हल इंश्योरेंस। ठीक है, नेक्स्ट ये सब मेराइन इंश्योरेंस का पार्ट होते हैं। नेक्स्ट होता है फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस, अभी नाम से ही समझ में आ रहा है। फायर फायर मतलब अगर आपकी प्रॉपर्टी को डैमेज हो गया फायर से या किसी शॉर्ट सर्किट से, तब आपको फायर इंश्योरेंस करवाना होता है। हाँ, उसमें क्लॉजेस ऐड होते हैं कि आपको फ्लड, अर्थक्वेक, ड्रॉट, इससे ये मतलब अगर फ्लड आ गया तो, अगर अर्थक्वेक आ गया तो, ठीक है। कभी कभी देखो फ्लड होता है, तो फ्लड की वजह से भी तो नुकसान हो जाता है, फायर लग जाती है ऑफ कोर्स, मतलब शॉर्ट सर्किट हो गया तो आग भी लग गई, फ्लड भी हो गया। तो ऐसे केसेस में भी फायर इंश्योरेंस में ये क्लॉजेस ऐड होते हैं। फ्लड, अर्थक्वेक, फायर के अलावा भी ये क्लॉजेस ऐड होते हैं, वो मैंने बताया था ना राइडर्स। तो जनरल इंश्योरेंस में भी राइडर्स होते हैं कि फायर इंश्योरेंस तो मैंने ले ही लिया, चलो उसके साथ एक दो चीजें और ले लेती हूँ, स्कीम में सस्ता पड़ रहा है, ठीक है, ऐसे कहते हैं ना। तो और एक आध चीजें हमने ऐड कर ली उसमें। ओके, मिसलेनियस इंश्योरेंस मतलब बाकी के मिसलेनियस एक्स्ट्रा, जो फायर इंश्योरेंस में नहीं होता है और जो मेराइन में नहीं होता है और जो बाकी होते हैं उसको बोलते हैं मिसलेनियस। The types of general insurance which are not covered in fire, neither covered in marine insurance, are called miscellaneous. Example, health insurance, motor insurance मतलब vehicle insurance, कार का insurance, truck का insurance, two wheeler का insurance, home insurance, cattle insurance। बताया था ना मैंने ये सब, कैटल अभी ऊपर भी तो डिस्कस किया था फार्मिंग में, फार्मर्स के लिए होता है ये। आ रहा है समझ में? यस मैम। Yes, Yes, ma'am. ma'am. अब है ना, इनको है ना 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। देखो, ये देखो, इंश्योरेंस ऑफ प्रॉपर्टी, इंश्योरेंस ऑफ पर्सन, इंश्योरेंस ऑफ इंटरेस्ट, इंश्योरेंस ऑफ लाइबिलिटी एंड स्पेशल रिस्क इंश्योरेंस। देखो, इंश्योरेंस ऑफ प्रॉपर्टी तो समझता है ना, जैसे आपका घर, आपकी कार, आपका शिप, आपका मोटर व्हीकल, आपका प्लांट एंड मशीनरी, जो भी आपका एसेट है, प्रॉपर्टी। इंश्योरेंस ऑफ पर्सन मतलब
जैसे अगर मैं हेल्थ इंश्योरेंस ले रही हूँ, एक्सीडेंट इंश्योरेंस ले रही हूँ, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस ले रही हूँ, मेडिकल इंश्योरेंस ले रही हूँ, तो वो किसी चीज से रिलेटेड नहीं होता, वो पर्सन से रिलेटेड होता है, पर्सन। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट होता है इंश्योरेंस ऑफ इंटरेस्ट। समझो आपको कुछ, जैसे जैसे फ्यूचर में कुछ इनकम होनी थी, जिस इनकम इंटरेस्ट आना था, कुछ इनकम होनी थी, वो इनकम नहीं हुई, आपको डाउट था ये इनकम नहीं होगी, तो मेरा नुकसान नहीं हो जाए ना, इसलिए मैंने इंश्योरेंस ले लिया, उसे कहते हैं इंश्योरेंस ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है। नेक्स्ट होता है इंश्योरेंस ऑफ लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी का मतलब होता है जैसे पब्लिक लाइबिलिटी, जैसे अभी एग्जांपल ले लो, पब्लिक लाइबिलिटी का एग्जांपल ले लो, जैसे नेशनल पार्क्स, गार्डन्स, रोड्स, हाईवेज, समझ में आ रहा है? जो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है ना, मेरी पर्सनल नहीं, पब्लिक की प्रॉपर्टी। या फिर इंश्योरेंस में हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इंश्योरेंस ऑफ लाइबिलिटी मतलब तीसरे बंदे की वजह से कुछ नुकसान हुआ। देखो मेरा घर था, घर मेरा था, लेकिन नुकसान है ना नेबर की वजह से हुआ, तो वो नेबर के घर में लीकेज का प्रॉब्लम था ना, तो मेरी दीवार खराब हो गई। समझ आ रहा है? Yes, ma'am. हाँ, उसे कहते हैं इंश्योरेंस ऑफ लाइबिलिटी, शॉर्ट में अगर समझना है तो। और स्पेशल रिस्क, स्पेशल रिस्क मतलब जो इन चारों में इंक्लूड नहीं है, वो स्पेशल कवर होता है उसका। ठीक है। मतलब जैसे एग्जांपल ले लो, मैं बताती हूँ आपको एग्जांपल, जो इंश्योरेंस ऑफ लाइबिलिटी भी नहीं है, इंटरेस्ट भी नहीं है, पर्सन भी नहीं है, प्रॉपर्टी भी नहीं है। देखो जैसे अभी ना मेरा काम था सॉफ्ट टॉयज बनाने का, हाथ से कुछ बनाने का, हाथ से। ठीक है। हाथ से मैं कुछ आर्टिफिशियल कुछ चीजें बनाती हूँ और बेचती हूँ। अब किसी इंसान का एक्सीडेंट हो गया, समझो एक्सीडेंट हो गया और ना हाथ कट गया, उसमें एक्सीडेंट की वजह से हाथ चला गया। अब वो तो स्किल, जो मेरे पास स्किल्स थे, वो स्किल्स अभी मैं नहीं यूज कर पा रही हूँ। ऑल्दो आई हैव इट बट आई विल नॉट बी एबल टू यूज इट बिकॉज आई लॉस्ट माई हैंड्स सपोज। ठीक है। तो वो स्पेशल रिस्क में आ जाता है, मतलब कंपनी उसका स्पेशल रिस्क लेती है और इंश्योरेंस का आपको कवरेज देती है। आया समझ में एग्जाम्पल? Yes, ma'am. सो हिस्ट्री आपके सिर्फ एक बार गो थ्रू करने के लिए, हिस्ट्री आपको ज़्यादा एग्जाम में नहीं पूछी जाती है। और इसके बाद हम सीधा स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, रोल ऑफ जनरल इंश्योरेंस इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए, ऑन में प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, So ma'am. for the day, I mean we are done for the day. We will begin with this point in our next lecture. Meanwhile, please keep revising and if you बाय have मैम। any doubts, हम next lecture में clear कर लेंगे. Okay. Okay? Bye, ma'am. Yeah. Bye Okay, everybody. ma'am. Take care. Thank you, ma'am. Bye, Yeah. ma'am. Bye. Bye. Take care. Bye, ma'am.